नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को अमेरिकी दौरे के लिए रवाना हुए। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद होंगी। दोनों नेताओं के बीच यह दूसरा मौका होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे। हालांकि इससे पहले पीएम ने बाइडेन के उपराष्ट्रपति रहते हुए मुलाकात की थी। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान द्विपक्षीय बैठक के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी बिजनेस इंटरेक्शन और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। अब जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के संकट और वैश्विक व्यापार में चीन के बढ़ते एकाधिकार पर भी चर्चा होगी। चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच परमाणु सबमरीन के निर्माण को लेकर हुए ऑक्स समझौते, जलवायु परिवर्तन और व्यापार में प्राथमिकता का मुद्दा भी उठाया जाएगा। यानी कुल मिलाके ये जो दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही हमारा आज कक्षा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पंड्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा की ओर से हमारे साथ संजीव पंचोली जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। संजीव जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के ये दौरे पर है। यह बाइडेन जब प्रधानमंत्री बने, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये पहली बार प्रत्यक्ष मीटिंग होगी। जब वो एक पहले उपराष्ट्रपति थे तब उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी के समीकरण को देखें तो ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। क्या लगता है ये मुलाकात का कितना फायदा होगा भारत देश को? मोदी जी एक वैश्विक नेता है, पूरे वर्ल्ड की निगाह में हिंदुस्तान हुई, खास करके अमेरिका में जितने भी आईटीज में लोग हैं, चाहे मेडिकल क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, काफी हिंदुस्तानी लोग वहां पर जुड़े हुए हैं और कई सालों से उन्होंने अमेरिका में रहकर अमेरिका की जो जीडीपी है अमेरिका का वो अहम हिस्सा बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये दौरा जब पहले भी ट्रंप के समय कार्यक्रम में मोदी जी को बुलावा आया था, मोदी जी गए थे, तो उसके बाद एक अच्छा व्यवहार हमारा बना हुआ रहा था। आपने अभी कहा कि जब बाइडेन भी उप मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति थे, तभी वो एक उपराष्ट्रपति थे, तभी भारत का एक अच्छा सिलसिला उनके साथ। तो आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूं कि कैसे हो, साथ में हमारे जो लोग जो वहां पर रहते हैं उनके साथ में उनकी वीजा के लिए भी हमारी सरकार चिंतित रहती है। और अभी आज ही हमने पढ़ा कि आने वाले दिनों में हम लोग अमेरिका भी हमारी हवाई सर्विस आम लोगों के लिए मतलब यूएसए का वीजा रखेंगे। और तीसरी जो पूरी दुनिया जिस विषय से चिंतित है, तालिबान की सत्ता आने से पूरे वर्ल्ड में अभी जो ड्रग्स शुरू है और खतरा पूरे दुनिया में एक उससे हो गया है। तो ये मुद्दे सब जो है वो काफी मतलब चिंतित, यही बात पर चर्चा करने जाएंगे। जैसे पहले एक ब्रिक्स हुआ 9 सितंबर को, फिर एससीओ हुआ सितंबर को, फिर 24 सितंबर को क्वाड भी होगा और इन दिन 22 तारीख से 25 तारीख का पीएम का 1-to-1 द्विपक्षीय बैठक होगी। एक क्वाड की मीटिंग भी होगी और क्वाड की मीटिंग होगी तब तक हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वहां पर भी रहेंगे। तो क्वाड की मीटिंग भी बहुत अहम है। तो क्वाड की मीटिंग से पहले अमेरिका से क्या चाहता है, अमेरिका भारत से क्या चाहता है, वो 1-to-1 होगी। और उसके साथ में आने वाले दिनों में जो विश्व की शक्ति है ऐसे जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ जाएंगे। तो एक ये हम कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। आज इस हिसाब से मेड इन चाइना की चीज पूरे में जा रही है तो हिंदुस्तान भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहते। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें मेक इन इंडिया का नारा दिया है। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री वहां पर राष्ट्रपति के साथ मीटिंग करने के लिए जुड़े और देयर विल बी द फ्रूटफुल रिजल्ट। जी
बिल्कुल। जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर है। अब क्वाड समिट की बात करें, अगर वहां का सवाल है, तब तक क्वाड का गठन ही मुख्य तौर पर 4 देशों से हुआ था। जब उनको चीन से ये जो चुनौती मिल रही थी, तभी एक गठन हुआ था 4 देशों का। अगर हम पिछले साल की बात करें, भारत को लद्दाख सीमा की बात करें, जापान की बात करें तो उनका जो सेना का कुछ द्वीप समूह है, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो व्यापार का मुद्दा है, उनका ट्रेड वॉर जिसे हम कहते हैं। और अमेरिका को कूटनीतिक और राजनीतिक मोर्चे पर जो चीन की तरफ से जबरदस्त चुनौती मिल रही है, कहीं ना कहीं अब ये सारे मुद्दे पर लगता है कि इस बार चर्चा होगी। नहीं, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वो जाते हैं यूएनजीए में, तो उसके साथ साथ हमने पिछले 7 साल में देखा है, 7 वर्ष में देखा है कि उसके साथ साथ यूएस के प्रेसिडेंट हो या फिर ऐसी जो भी अलग अलग कंट्रीज उसके जो स्टेट हेड हो, उनके साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग होती है। तो उसके साथ साथ इस बार ये है कि क्वाड जो 4 देशों का बना हुआ है और चीन के सामने एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी हो या फिर इंडिया पैसिफिक जो है क्षेत्र, उसमें अपनी मनमानी करना चाहता है। तो उसको एक चुनौती के रूप में कोई है तो वो क्वाड है, और ये एक नया संगठन है मेरे ख्याल से। और इसका चीन को बहुत ही विरोध हो रहा है। चीन इससे बोल सकते हैं कि इसके बारे में बहुत ही एंग्री और एग्रेसिव है कि ये जो 4 देश है वो एक चुनौती दे रहे हैं और उसको मनमानी नहीं करने दे रहे, क्योंकि हमने अभी भी देखा था कि यूएस के जो शिप है, जो आर्मी मतलब नेवी के, वो वहां पर है। तो उस दृष्टि से भी देखे तो चीन को मनमानी करने नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से, और अभी ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कोरोना काल में वर्चुअल मीटिंग तो होती थी, लेकिन पर्सन टू पर्सन वर्चुअल मीटिंग से ज्यादा पर्सन टू पर्सन मीटिंग का महत्व ज्यादा रहता है, क्योंकि कुछ बातें जो है वो वर्चुअल इस साइबर एज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वर्चुअल में कुछ भी हैक हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन जो मीटिंग होगी उसमें काफी स्ट्रेटेजीज निकल के सामने आएगी, ये एक हमें आशा है। और दूसरा ये भी है कि बाइडेन से, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ नरेंद्र मोदी की पहले जो भी बातचीत हुई होगी, मीटिंग हुई होगी, वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हुई होगी। अभी वो प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ ये शायद पहली मीटिंग होने जा रही है एज अ प्रेसिडेंट। तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर हमको बहुत ही आशंकाएं है तालिबान के कारण, टेररिज्म और ड्रग्स। इस बात का भी गुजरात में भी बहुत सारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ था। तो ये बातें भी काफी मायने रखेगी, काफी महत्व रखेगी। और साथ में यूएन में जो 193 कंट्रीज है, उनके सामने वो अपना संबोधन करेंगे, तो जोर लगाएंगे टेररिज्म के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और तालिबान के ऊपर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो जाएगी यूएनजीए की, और इनके साथ जो भी अलग अलग मीटिंग होने वाली है इसके कारण। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी, जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिकी दौरे पर है। खास तौर पर हम क्वाड अगर समिट की बात करें तो पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने अब तक देखा जाए तो वर्चुअल तरीके से ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया है। पहली बार ऐसा है कि ये सारे देश के जो नेता है वो एक छत के नीचे आने वाले हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो सुरक्षा है उसको लेकर बातचीत करेंगे। कितना अहम है ये जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग, ये महत्वपूर्ण मीटिंग है। क्वाड की मीटिंग अभी हो रही है, और ये 4 देशों जो संगठित हुए जो संगठन है, वो काफी कुछ WTO को ऑर्गेनाइजेशन में हमारा देश, भारत देश है, 1995 से मेंबर है उधर। तो व्यापार क्षेत्र को लेकर के काफी कुछ चर्चा होनी चाहिए और होगी भी। और मोदी जी की विदेश नीति है
वो बहुत सफल रही है पहले भी और अभी सफल, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो पहले WTO ने हमारे सामने शर्तें रखी हुई है कि सब्सिडी नहीं देने की, तो उससे जो निकास का जो है वो क्षेत्र में निकासकारों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। सरकार फिर भी प्रोत्साहन दे रही है निकासकारों को, लेकिन सब्सिडी का जो WTO का जो शर्त अपने देश के सामने कड़क है वो क्वाड में डिस्कस होगी या सभी UN देशों के बीच की मीटिंग में होगी। तो यह प्रधानमंत्री का मुख्य मुद्दा रहेगा कि सब्सिडी में से कुछ शर्तें जो है कंडीशन है वो कुछ सरल की जाए जिससे व्यापार का विकास, देश का विकास और हो सके। तो यह महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि इसके अंदर जो इनकी कंडीशन है वो कम रखने के लिए मोदी जी उधर प्रस्ताव रखेंगे तो देश के हित में होगा, देश के व्यापार के हित में होगा। और इंपोर्ट की पॉलिसी को जो है कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उसमें हमारे देश की उन्नति है। और अभी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें वर्ल्ड बैंक ने भी जो नोट किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, मूडीज ने किया है, तो देश को प्रगति की खूब जरूरत है, आर्थिक प्रगति की, व्यापार विकास की। तो मोदी जी हमें अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं कि वो विदेश नीति पे काफी ध्यान देते हैं, आंतरिक मसलों पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन विदेश नीति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि हमारा देश एक्सपोर्ट जितना ज्यादा करेगा उतने हमारे इधर रोजगारी की तक ज्यादा होगी। ऐसी संभावना मुझे लगती है जलपा जी, और यह मीटिंग का टाइम सही है। जी बिल्कुल। संजय जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम द्विपक्षीय बैठक की बात करें तो द्विपक्षीय बैठक में भी अफगानिस्तान है, चीन की जो क्षेत्रीय आक्रामकता है, जलवायु परिवर्तन है और व्यापार है, उसको प्राथमिकता देने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कितना जरूरी है यहाँ पर, अगर हम जलवायु परिवर्तन गिन ले या फिर हम चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता गिन ले या फिर हम व्यापार प्राथमिकता का मुद्दा देख ले? देखिए जलपा जी, सभी मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो परिवर्तन जिससे ये पूरा माहौल बन रहा है तो उसी पर भी चर्चा जरूरी है। एनवायरमेंट इज फैक्टर नाउअडेज इन द एंटायर वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कुछ अहम मुद्दे रहेंगे, वो तालिबान के बहुत अहम मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जैसा जयवंत भाई ने बताया कि हम ये बात नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स 1-to-1 हमारे देश की टीम के साथ में, हमारे कंपनी की टीम के साथ में वहां के राष्ट्रपति की टीम रहेगी, पूरी मतलब सिस्टम होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो पूरी टीम साथ में रहती है। तो पूरी टीम का भी 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिस हिसाब से आज तक मतलब जो हाहाकार मचाया है, और अभी अंदरूनी भी झगड़े काफी है, और 9/11 भी उन्होंने वो कर चुके हैं। मतलब अमेरिका केवल हिंदुस्तान को खतरा नहीं है, अब इतना ज्यादा खतरा है। अमेरिका केवल बहुत दूर है और आज उनका लश्कर भी वहां पर नहीं है, और हिंदुस्तान काफी नजदीक है। उन पड़ोसी देश है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो बिगड़े देश, उनके साथ में भी भारत के संबंध वैसे हम देखने जाए तो भारत काफी साबित अफगानिस्तान के साथ में ड्राई फ्रूट का व्यापार कर रहे हैं, पर आने वाले में हम मतलब वो व्यापार संभाले हुए अमेरिका के साथ में मिलकर हम कैसे बचे, क्योंकि युद्ध तो देश नहीं चाहता, ये खाना खराबी होती है। और जिस हिसाब से ISI के हमले अफगानिस्तान में हो रहा है, वो भी पूरे विश्व में चिंता का विषय है, क्योंकि उसका केंद्र, उसका सेंटर वो पाकिस्तान है। एक तरफ अफगानिस्तान का दोस्त भी बनना चाहता है, एक तरफ से ISI का हमला है। चाइना भी कहता है कि एक्सेप्ट करते तालिबान गवर्नमेंट, वर्ल्ड में बहुत कम देशों ने उनकी गवर्नमेंट दिया है। तो ये मैं समझता हूं कि अहम मुद्दा रहेगा, मुझे वैश्विक फुगावा अभी जो अभी आज आया कि आने वाले दिनों में सब चीज महंगी होगी, क्रूड महंगा होगा, उसी पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो पूरे विश्व में महंगाई जो है वो बढ़ेगी। तो उस पर कैसे कंट्रोल लाया जाए, और चाइना का जो बिजनेस पॉलिसी है, तो हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का क्या रोल
रहेगा। मेरे हिसाब से ये 3 जो मामले हैं काफी हमारे को पूर्ण है, काफी पेचीदा है। तो इसीलिए बैठक में, क्योंकि उसके बाद में क्वाड में तो जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ेगा साथ में, और 1 to 1 हम टीम मतलब सही संकट जी है, फिर बिजनेस क्षेत्र के कुछ लोग, कुछ स्तर के लोग रहेंगे। प्रधानमंत्री का जो काफिला रहेगा वहां का भी काफिला है, तो टीम की 1 to 1 मीटिंग होगी। उसमें काफी सारी समस्याएं भी है, क्योंकि एक के सामने आमने सामने नहीं बैठते तब तक हम कहते हैं कि हर समस्या का हल केवल एक महत्वपूर्ण मीटिंग से होता है। हमारे 2 देशों काफी महत्वपूर्ण, इससे भारत का आने वाले दिन भारत के लिए भी अच्छा है और यूएसए के लिए भी अच्छा है। हमारा देश भी खुशहाल रहेगा और हमें एक बैकबोन भी अच्छा मिल जाएगा, और यूएसए को एक सपोर्ट, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि हमने अदन को खाली किया है, हमने वैकेंट किया है, बदला बाकी रहा है। तो मैं समझती हूँ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फ्रॉम द बाइडेन व्हेन दे हैव इवोकेड अफगानिस्तान। थैंक यू। जी जयवंत जी, आपकी और आना चाहूंगी। अगर द्विपक्षीय बैठक की बात करें तो एक अहम मुद्दा ये भी है कि जीएसपी सिस्टम है, यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, वो बहाल करने की मांग भी पीएम मोदी उठा सकते हैं। भारतीय उत्पादकों को जो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में अब फिर से ज्यादा बाजार मिल सके। कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी थी जीएसपी सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शायद फायदा पहले भारत को ही मिला था, और पीएम मोदी शायद फिर से एक बार ये मुद्दा उठा सकते हैं। बिल्कुल, व्यापार केंद्र में जीएसपीसी की बात आपने की है, लेकिन जो ट्रंप की नीति थी वो एक अलग थी। उनकी नीति थी अमेरिका फर्स्ट, यूएस फर्स्ट। लेकिन अभी जो बाइडेन आए वो एक तरह से भारत के लिए अच्छे हैं और दुनिया के लिए थोड़ा वो हो सकते हैं खतरा रूप, क्योंकि जैसे अफगानिस्तान में हमने देखा कि बीच जैसी स्थिति थी, तालिबान का कंट्रोल कर रहा था, उस समय अपने जो वादे थे उस पर वो अपने निर्णय पर अड़ग रहे। तो उसके कारण हमने देखा कि पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज गया, और अमेरिका पर हमला, मतलब जो 9/11 हुआ था तो वो तो अमेरिका पर हमला था, लेकिन नाटो में एक प्रावधान है कि किसी नाटो के जो भी मेंबर है उसमें से किसी एक पर भी हमला होगा तो ऐसा समझा जाएगा कि ये पूरे नाटो पर, मतलब पूरे कंट्रीज पर हमले हैं जो नाटो के मेंबर हैं। तो यूके, फ्रांस, सब लोगों ने इसमें अमेरिका का साथ दिया था हमला करने पर और तालिबान को वहां से उखाड़ फेंकने में। लेकिन क्या हुआ कि पहले ट्रंप ने डिसीजन लिया, लेकिन फिर बाइडेन को ये करना चाहिए था कि ऐसी स्थिति में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। G7 की मीटिंग भी बुलाई गई, बोरिस जॉनसन ने ये मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें भी वो काफी समझाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन समझे नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक बाइडेन का जो अप्रोच है टुवर्ड्स टेररिज्म, इस अप्रोच टुवर्ड टेररिज्म, वो काफी नरम लग रहा है। चीन के प्रति उनका जो अप्रोच है वो नरम लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो UNGA में संबोधन किया कल, उसमें ऐसी ही बातें उन्होंने की जिससे प्रतीत होता है कि वो चीन के साथ वैसा संघर्ष नहीं चाहते जैसा ट्रंप चाहते थे। ट्रंप चाहते थे कि यूएस को फायदा हो, ऐसी नीतियां वो करे, और चीन का जो एक वो अप्रोच है कि वो सब पर कंट्रोल करना चाहता है, तो उसको कैसे भी करके रोके। तो ये बाइडेन का अप्रोच नहीं लग रहा है। लेकिन बाइडेन का जो दूसरा अप्रोच है जो डेमोक्रेट का रहता है कि जैसे वीजा हो गया, जैसे व्यापार हो गया, तो उसमें हमारा फायदा इसलिए है कि वो एक नरमवादी है, लिबरल है। तो उस कारण से हो सकता है मोदी जी को बोला जाता है, और ट्रंप ने बोला है, दूसरे किसी ने नहीं बोला है, ट्रंप ने बोला है कि वो इज अ हार्ड टास्क मास्टर। उनको समझाना, उनको निगोशिएट करना बहुत कठिन रहता है, और वो अपने तरफ, मतलब भारत को जो फायदा हो ऐसा निगोशिएट कर सकते हैं। उसमें उनमें कन्विंसिंग पावर है, जो हमने चुनाव में भी देखा है और बहुत सारी बातों में देखा है। और वो जो उनकी एक नीति है, उनका जो एक वर्च्यू है
वो हमको फायदा होता है विदेश नीति में। तो हो सकता है कि जो आप बोल रहे हो जीएसपीसी, तो उसमें फिर से हमको फायदा मिल जाए और हम जो चाहते हैं कि वो रिस्टोर हो, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, वो निकल के सामने आए, हो सकता है। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम बात करें तो वहां पर जापान के जो पीएम सुगा है वो भी भारत के जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की बात करें उसको आगे बढ़ाने के मुद्दे पर भी उनके साथ चर्चा हो सकती है, और कितना जरूरी है, क्योंकि एक बार जब हाथ में लिया ही है प्रोजेक्ट और कदम उठाया ही है, तो क्या लगता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होता है तो देश को कितना उससे फायदा होगा? हमारा देश है अभी विकासशील देश है, जो पहले अंडर डेवलप कंट्री माना जाता था, तो उससे एक स्टेप आगे बढ़कर के अभी विकासशील देशों में गिनती होती है। और बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट या और ऑस्ट्रेलिया से या 4 देशों के बीच में कोई भी मंत्रणा होती है व्यापार की, तो हमारा देश जो है वो विकसित देशों की गणना में आएगा, ऐसा मोदी जी का लक्ष्यांक रहेगा, ऐसा इधर की प्रजा सोचती है। और बाहर की कंट्री भी जो है वो यह देखना चाहती है कि मोदी जी नेगोशिएट करने में और दूसरे में बातों में विदेश नीति में काफी सफल रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, और उन्होंने इसको विकसित देशों में आगे नजदीक के भविष्य में भारत को देखा जाए, ऐसी उनकी कल्पना है, ऐसा हम समझते हैं। और उनकी दिशा जो है वो उनकी जो दौड़ है उसी दिशा में है कि हमारा देश विकासशील देश में से विकसित देश होना चाहिए। यदि बुलेट ट्रेन आएगी तो विकसित देशों में हमारे देश की गणना का एक पहला स्तर रहेगा। ये कई चीजें विकसित देश की व्याख्या में आने के लिए कई कंडीशन है। उसमें जो इधर जो सब्सिडी दी जाती है उसमें फार्मर्स को भी जो है उससे भी यदि WTO शर्त हल्की करती है कंडीशन को, ऐसी रजूआत करेंगे तो इधर के निकास क्षेत्र को भी फायदा होगा और इधर के मैन्युफैक्चर को भी फायदा होगा। और एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सब्सिडी रहेगी, तो अभी जो उत्पादकों को है निकासकारों को नुकसान हो रहा है सब्सिडी के कारण। तो मोदी जी ये निश्चित रूप से कहेंगे कि हमको आगे की दिशा में बढ़ना है, विकसित देशों में हमारे देश की गणना होनी चाहिए, ये उनका लक्ष्यांक रहेगा जलपा जी, ऐसा मुझे लगता है। जी संजीव जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर यह भी है कि इससे पहले भी जब ये चारों देश है वो 12 मार्च को उनकी वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें आजाद हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ कोरोना वायरस से लड़ाई में सहयोग बढ़ाने की बात हुई थी। इसमें चर्चा ये भी हुई थी, अगर हम बात कर ले तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया था कि वे दुनिया के सबसे बड़े जो टीका उत्पादक देश भारत है उसको वैक्सीन उत्पादन में जो है वो मदद करेगा, जिसमें हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल जॉनसन एंड जॉनसन से वैक्सीन बनाने का लाइसेंस भी हासिल करेगा, वगैरह वगैरह काफी बातें हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं और इसमें यह भी कहा गया था कि जापान जो है वो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग करेगा, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसको जिम्मा दिया गया था कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश स्थित है वहां पर ये वैक्सीन को बांटेगा। यानी कहीं ना कहीं चारों देशों ने अपनी ओर से वैक्सीन के रिलेटेड कुछ ना कुछ जो योजना है वो लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो वादा जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। उसके बाद क्या लगता है अब ये वादा पूरा होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई देशों में जो कोरोना है वो अभी भी आतंक बचा रहा है। नहीं, देखिए अभी वी आर नंबर देखिए वैक्सीन के मामले में देखने जाए, क्योंकि हमने हमारी को वैक्सीन दे दिया, हम हमारी कैपेसिटी भी बन गई कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए, क्योंकि हमारे पास कोविशील्ड और बहुत सारे 5-7 ब्रांड की वैक्सीन अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देश है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो उनके साथ वैक्सीन के मामले में पहले जब पूरा काल में हम लोग न किट न बना सकते न तो कोई मास्क बना सकता था, अब हम मतलब पूरे आत्मनिर्भर है और के मामले जाए तो हम मतलब तो कहता हूं कि न केवल कोरोना की वैक्सीन, आने दिनों में जो क्षेत्र भी जिस हिसाब से कोरोना में भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार की वैक्सीन बनाने में एक सफलता सिद्धि प्राप्त की, आने वाले दिनों में मेडिकल क्षेत्र में भी हमें देखेगा, क्योंकि जो कोरोना की काफी सारी मेडिसिन थी हमने कई देशों को दी, वो हाइड्रोक्साइड और
काफी सारी मेडिसिन जो हमने कई देशों को बांटा भी था। तो दिनों में हम मेडिकल क्षेत्र के एक हब बन सकते हैं। हमारे पास काफी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट है, हमारा R&D डेवलपमेंट क्षेत्र भी अच्छा है और काफी हमारे तो हिंदुस्तान के लोग हैं, अमेरिका जर्मनी जैसे R&D में लगे हुए हैं, तो उनका ज्ञान भी मिल सकता है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमारे साथ है। जी जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या लगता है अगर हम ये देशों की बात करें और जैसे हम बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस में लड़ाई में आपसी सहयोग की बात कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो वादा था वो अधूरा रह गया। क्या लगता है अभी भी आवश्यकता तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पर भी तीसरी लहर आएगी, ऐसी जो आशंका है, ऐसी जो रिपोर्ट्स है वो पहले ही सामने आ चुकी है। और काफी देशों की बात करें, अगर हम ये प्रशांत हिंद क्षेत्र को ले तो काफी देशों में सिचुएशन अभी भी काफी बुरी है। अगर हम कोरोना की दृष्टि से देखें, क्या लगता है अगर आपसी सहयोगी हुई तो कितना फायदा होगा? नहीं, फायदा तो है, लेकिन देखिए कि कोरोना वायरस पर दुनिया बटी हुई है। इसका कारण ये है कि चाइना जो है उसके सामने बोलने को कोई तैयार नहीं है, जिसके वहां से ये उद्भव हुआ है। और जैसे हम देखे कि अभी CIA के बॉस है वो इधर आए थे भारत में, लेकिन उनका जो दौरा था वो सीक्रेट था और उसको रद्द करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि हवाना सिंड्रोम पाया गया था। तो ये हवाना सिंड्रोम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सिंड्रोम हवाना में पहले पाया गया था। लेकिन हम कोरोना वायरस को वुहान वायरस नहीं बोल सकते, चाइना वायरस नहीं बोल सकते। वुहान में उसकी उत्पत्ति हुई उसके बावजूद भी। तो ये एक चीन की दादागिरी है और चीन के सामने आज पूरा विश्व है वो जैसे कि अपने घुटने पर आ गया है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो ये जो UN है या फिर WHO है, उनकी कोई वैल्यू अभी रह नहीं गई है, क्योंकि चीन के सामने कोई भी WHO की वहां डेलीगेशन गई थी तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ ना, कॉन्क्रीट बाहर नहीं आया है। तो ये एक बात है। ट्रम्प है वो कर रहे थे, उसके सामने फाइट दे रहे थे और हो सकता था कि वो एक कुछ अच्छा कर सकेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था चाइना के सामने। लेकिन जो चुनाव हुए और ऐसा कहा जाता है कि चीन की इंटरफेरेंस थी उसमें, और बाइडेन जो आए हैं उनके आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो प्रो चाइना है थोड़े से। अब वो पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़े से प्रो चाइना है। तो चाइना की पॉलिसी को, चाइना को इतनी फाइट नहीं देंगे। अभी जहां तक कोरोना वायरस की बात, अभी UN में भी देखिए कि कोरोना के कारण संकट आ गया, क्योंकि ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनका नाम है मार्सेला केरोगा। वो एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वहां पर क्या है कि जैसे ब्रिटेन में भी हमारा चल रहा है कि अपनी वैक्सीन है उनको मान्यता नहीं दे रहे थे, अभी वो दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ सर्टिफिकेट की बात को लेकर आ गए। तो ऐसा वहां पर भी है। वहां उनका कहना है कि हमारी जो अप्रूव्ड वैक्सीन है वो अगर आपने ली है तभी हम आपको प्रवेश देंगे। यानी कि न्यूयॉर्क का जो सिटी का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो UN को चुनौती दे रहा है कि हम आपको इसी परमिशन पर वो परमिशन देंगे कि वैक्सीन ली होगी या तो क्वारंटाइन हुए होंगे। तो इसमें ब्राजील और रशिया ये दोनों अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम इसको नियम को नहीं मानेंगे। तो एक ऐसी स्थिति आ गई है कि कोरोना पर कोई आम सहमति नहीं हो पा रही है। सब लोग अपना अपना जो है कायदा चला रहे हैं, अपने अपनी जो वैक्सीन है उसको प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भारत है वो एक अच्छी भूमिका इसलिए निभा रहा है कि पहले भी जैसे जनवरी में भी हमने बहुत सारी देशों को वैक्सीन दी थी, और इसके बाद अभी जो स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आई है और बहुत सारे करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और कई सारे लोगों को दो डोज दिए जा चुके हैं, तभी हमने फिर से वैक्सीन की एक्सपोर्ट चालू की है। और इसके लिए WHO ने भी स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो है मनसुख मांडविया जी, उनका प्रशंसा की है। तो इसके कारण हमें लगता है कि सब कोरोना की लड़ाई है वो सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, उसमें कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। हालांकि
आज एम्स के जो चीफ है डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने कहा कि ये जो वैक्सीनेशन हुआ है इतने मात्रा में, तो उनको लगता है कि थर्ड वेव इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब एक राहत की हमें खबर मिली है। तो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ उत्पल वोरा जी भी मौजूद है। उत्पल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है के न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने दौरे पे है और दौरे के आखिरी चरण में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी वो संयुक्त जो है संबोधित करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी इस मौके पर आतंकवाद को लेकर, अफगानिस्तान में जो फैले संकट है उसको लेकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं घेर सकता है और ये एक अच्छा मौका भी है। बिल्कुल, आपकी बात सही है और ये इतना इससे ज्यादा बढ़िया मौका मिल भी नहीं सकता कि जैसे अमेरिका जैसे जायंट सुपर पावर के प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 1-to-1 मीटिंग जब हो रही है तो ये मौका उठना ही चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी ये चैनल पे डिस्कस किया उस तरह से अफगान तालिबान में, तालिबान इज डेफिनेटली ए प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम लाइज बिटवीन द पाकिस्तान एंड चाइना नक्सल्स, and that is in our strategic backyard and we cannot allow that to further proliferate। यानी वो जो आतंक का मुद्दा है उसका आज हम ये भी देख रहे हैं कि गुजरात के कोस्ट के ऊपर 3000 kg heroin and the drugs have landed in Mundra port which is worth 21,000 crore in a broad daylight from a container। So therefore the coming days are going to be crucial। Pakistan is in FATF, but no one has the courage to put Pakistan in in the blacklist। Pakistan के F-16s are fighting even as they are flying as of now whilst we are talking in this debate, और उनके जो spare parts है वो उनको दिए जा रहे हैं। Pakistan is getting a special treatment in Doha also। पाकिस्तान के कनाइवन से उनका जो वहां से withdrawal हुआ, that was also enabled by Pakistan। And therefore, Pakistan and USA, whether we like it or not, they have some special relations। We have to now, a time has come, Jalpa, where we have to look into the eyes of the US administration and we have to make them very clear and respectfully। I am not saying that we have to fight with them, but respectfully we have to tell them that, look, these are our fault lines, these are our red lines, we are not approving this, we do not like this, and this is this kind of duplicity and this kind of the behavior with India, where you call us a strategic partner and you want to have a long-term relationship with us, where we are giving you $10 billion worth of military hardware orders and MS-60R helicopters, Apache and and P-8I, long-time maritime the reconnaissance and patrol aircraft we are buying from you, and on the other side you don't keep us in picture. Look at what happened in AUKUS, which is a part of the Quad meeting। They signed a pact with Australia for supply of 8 nuclear submarines, nuclear-powered submarines. Let me be very precise. And they did not, the US President or the US Foreign Secretary did not call up, the Indian authorities. How can that be possible? Mr. Morrison, who is the Australian Prime Minister, he picked up a phone and he informed the Honorable Prime Minister of India. But USA did not do it. Our request for supply of nuclear-powered submarine and nuclear reactor for submarine is pending with USA for last 10 years. They are not listening to that. And look at what they have done to their NATO allies. 30 years of relations in NATO. France, how they are dealing with France? France had to recall their ambassador from the USA. Therefore, USA has a very clear line. This is my business and this is my strategic interest. And nothing at the cost of my business. Because their business, which is a defense business, brings them the large part of their economic might, and therefore the military industrial complex like Boeing, McDonnell Douglas, Raytheon, Northrop Grumman, they give them the economic might by selling billions and billions of dollars worth of military equipment. And what do they do for that? They keep the regional, the pot boiling. They create a situation by which either of the side become dependent on them, and you keep running to them for more and more military, hardware. And that is how they continue to be superpower. But a time has come now when Prime Minister, in my opinion, considered opinion, he should not lose this opportunity. Enough is enough, because Afghanistan is our strategic backyard. And whatever happens in Afghanistan is of direct concern to us. Whether it's Afghan-Pakistan nexus
or whether it is China-Pakistan nexus leading to Afghan government. We cannot keep quiet anymore. A line has to be made very clear with them, with the USA. And उनकी आंखों में आंख डाल के बात करने का टाइम आ चुका है. And the Honorable Prime Minister must avail this opportunity. He should not miss out on that. And India, these are India's strategic concerns. These are India's national security concerns. Business एक बाजू में business करना ही चाहिए. There is no doubt. Unless you do business, how will you earn money for your economy? How will your economy grow? And if your economy does not grow, you will not have money to buy military hardware. I fully understand. I am not being childish. But at the same time, it is not possible that, India keeps taking advantage of, US keeps taking advantage of India. We also have to take advantage of the USA in a similar manner. If India wants to, if the US wants to use us against China, we should also use, US against China. And that is how the handshake takes place. It can't be one-way affair all the time. Whatever has happened in Afghanistan is of a direct concern, strategic concern to us. We cannot let it out. And whatever has happened in AUKUS, and then 3-nation pact which has been signed for supply of 8 nuclear-powered submarines, which willy-nilly, whether we like it or not, I am sticking my neck out, it will make Quad totally redundant. The Quad will become only a commercial and a trade organization. आप सुनामी करते रहो, आप वैक्सीन सप्लाई करते रहो, आप ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ करते रहो, आप ट्रेड एंड ट्रेड करते रहो, but it will not have any security apparatus. Because when 2+2 the discussion took place in India, where the Foreign Secretary Blinken and the Defense Secretary Mr. Austin Lloyd, when they met Mr. Rajnath Singh and Mr. Jaishankar in Delhi, India refused to name China in the resolution. Therefore, America is not liking that. They are saying, आपको इंडिया को नाम तो दे लेना नहीं, चाइना का नाम लेना नहीं है. You do not want to become a security partner in the Quad. You just want to keep it a Quad, saying very clear that we will, not allow this organization to go beyond a bilateral exercises or a multilateral exercises and a peacetime exercise and projection of power. But if India wants to be a power to be reckoned with in South China Seas, in Indo-Pacific, and in the Malacca Straits, you have no other option but to, beef up your navy, your naval might, your air force might, and for that you have to be prepared to be a security partner. But in that there is a problem, because if you allow yourself to be projected as an American ally, then China is sitting on your border, and Russia will not be that happy. Iran will not be that happy. And therefore, in the region, in Central Asian region, when the power dynamic starts playing out, and when the hard reality starts playing out, you will be seen as an American, ally. And these countries may not like it. We have to play our cards very, very carefully, but very, very, in a clear manner as to what are our short-term, medium-term, and long-term strategic interests. And for that, the national interests and national issues come first. If Americans don't like it, so be it. But this must be made clear in a one-to-one meeting with the US President. Whenever the Honorable Prime Minister gets a chance, he must convey that. Because this cannot go on like this, that you keep buying items from me, only talk about trade, only talk about commerce, only talk about trade imbalance. But when my strategic interests come, you keep taking side of Pakistan, you keep being soft on China, you keep being soft on, the regional power dynamics. That cannot go on, in my opinion. जी बिल्कुल. प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? यही मौका है, अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, जहां पर नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करने वाले हैं, यही मौका है अफगानिस्तान में, अगर हम तालिबान के कब्जे वाली घटना ले ले और पाकिस्तान का जो उसमें हाथ रहा है, और हमेशा से जो हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान अपनी कहीं ना कहीं नापाक हरकतों से पहले से ही बाज नहीं आता, और अब शायद उसको और भी बढ़ावा मिल गया है. क्या लगता है, कितना जरूरी मौका भी ये? WTO की चर्चा होने वाली है सब्सिडी के बारे में, और दूसरा जो सुरक्षा की बात है, जैसे वोरा जी ने बताया कि अकेला बिजनेस ही सब कुछ नहीं है, ये सुरक्षा को प्राधान्य देना जरूरी है. वैसे हमारी जल, थल, वायु सेना तीनों सक्षम है,
लेकिन अभी जो लास्ट डिबेट हुई थी अफगानिस्तान और तालिबान, जब तालिबान घुसा था अफगानिस्तान में, तब वोरा जी ने कहा था कि अब उनके पास कोई धंधा नहीं है और ड्रग बेचने का काम ही करेंगे वो। उन्होंने सरकार को भी चेतावनी दी थी, भारत सरकार को। अभी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। आज 21,000 करोड़ की ड्रग इधर आ गई है। इसके पहले 20 कंटेनर हमारे पास पड़े हुए हैं, जो जस्टिस डिले के कारण कुछ हो नहीं रहा है। तो 20 फुट के 40 फुट के कंटेनर इधर ड्रग के पड़े हुए हैं और 2,000 कंटेनर अभी भी इधर है गुजरात साइड में। तो ये जो रण प्रदेश और विदेशी अपने रण प्रदेश और समुद्री के मार्फत जो ड्रग लाई जाती है, अभी 1600 किलोमीटर लंबा हमारे गुजरात का दरिया किनारा है। तो उधर से सब पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे दुश्मन है, लेकिन चीन के आगे हम क्यों नहीं बोल सकते? वो मैं आपको वैल्यू रीजन बताऊं कि कुछ व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है भारत के साथ, लेकिन अभी वो मुंह खोलने का वक्त आया है कि जैसे पाकिस्तान के सामने हम निडर होके बोलते हैं, ऐसे चीन के सामने भी निडर होके बोलने का वक्त आ गया है। और प्रधानमंत्री जी को इसमें अगुवाई लेनी चाहिए चीन के सामने बोलने की, क्योंकि जो हमारा देश इतना मजबूत है कि चीन ने भले व्यापार क्षेत्र से हमको झुकने की कोई जरूरत नहीं है, तो व्यापार से ज्यादा हमारी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने अभी ये ड्रग्स भेजे और आतंकवादियों को भेजेंगे, दूसरों हमारे देश को डिस्टर्ब करने के लिए। चाइना जो है कनिंग देश है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तालिबान ये सब मिले हुए हैं। कहीं कहीं रशिया पर भी पूरा भरोसा करने जैसा नहीं है, क्योंकि यह तो जो विदेश नीति है मोदी जी की, उसको बिल्कुल अच्छी तरह उसको यूज करना चाहिए विदेश नीति को, जिससे प्रजा के हित में फायदा रहे। देश की प्रजा आज युवा जन है, इतनी ड्रग्स बिक रही है, इतना हो रहा है, तो ये युवा जन कोई भी सिटी में जाओ तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास ड्रग खुलेआम बिकती है, कोई गोली बिकती है, लोग लेते हैं, हुक्का बार चलते हैं, ये सब चलते हैं। ये सब हमारे देश को प्रदूषित करते हैं। तो इसके साथ यदि दरियाई किनारे से ये चीजें आ सकती है तो और हथियार भी आ सकते हैं, आतंकवादी भी घुस सकते हैं। तो इसमें अपने को सुरक्षा का पहले ध्यान देना चाहिए। व्यापार तो होता रहेगा, जैसे वोरा जी ने बताया, व्यापार सेकेंडरी है, सुरक्षा पहला प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा जलपा जी मेरा अभिप्राय है। जी संजीव जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर हम बात करें? ये मौका भी है हमारे पास। अब देखिए, उत्पल जी ने वो संरक्षण की दृष्टि से उन्होंने मतलब जो बातें बताई है, दैट इज वेरी ट्रू एंड रियली नॉट। पर मैं ये समझता हूँ इस बार ये कुछ और है कि हमें न्योता दिया। समझिए, इस बार प्रधानमंत्री के लिए जा रहे हैं, समझ के लिए जा रहे हैं 25 तक। मतलब ये दौरा जो लंबा, और ये दौरा लंबा है, मिलकर हम बैठकर काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें इंटरेक्ट चाहता है। तो देखिए, वैसे उनसे तालिबान लेना है, क्योंकि वो बाइडेन और समझता हूँ जो लीडर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी कंफर्म। हिसाब से लादेन ने नहीं किया था, उन्होंने अपने घर में अगर मारा तो उन्होंने एक तालिबान को कि भाई देखिए हमने किया, अभी हमारा बदला बाकी। आने वाले दिनों में जैसे वॉर प्लानिंग होगी, क्या भारत के क्या प्लान पॉलिसी वो शेयर करना चाहते, साथ में बिजनेस तो है, क्योंकि चाइना के साथ में डिप्लोमेटिक पूरी दुनिया क्यों है? तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स से मीडिया में जाए चीज पूरे वर्ल्ड में चाइना ही देता। हमारा कंप्यूटर का कोई बिगड़ा हुआ चाइना से ही आता है। 40% गैजेट्स आर मेड इन चाइना। देखिए, तो रेडमी फोन हो या मतलब कोई भी चीज हो, फ्रॉम चाइना। फोन बनता है, मतलब कंपनी बिलोंग्स टू चाइनीज पीपल। तो हम चाइना के साथ ट्रेड भी बिगाड़ना नहीं। और
डिप्लोमेटिक चाहते और मैं ये दोबारा न्योता दिया गया है, क्योंकि ये न्योता इसलिए दिया गया कि हमारा करना चाहते हैं और कुछ अंदरों है और हिंदुस्तान अभी कोई ऐसा नहीं कि न कर सके, क्योंकि हिंदुस्तान ने दिखाया INS थ्रू हम तो कभी वेपन्स है हमारे प्लेट इंडिया में बना रहा है, तो शायद आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ हम कोलैबोरेट करके साथ में हिंदुस्तान में और शस्त्र सरंजाम बनाए। तो ये दूसरी फैक्टरी है, वो इंडिया में भी डेवलप लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे पास कम से हमारे पास काफी तो हमारे लोगों के साथ में मिलकर मैं समझता हूँ कि जैसे इम्पोर्टेंट है तो कुछ अच्छा सुनने को जरूर नहीं समझता। जी जी जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? हम अगर आतंकवाद की बात करें, जरूरी नहीं है कि गोलीबारी या तोपमारी हो या फिर कहीं ना कहीं हम देखते हैं आक्रामकता जो क्षेत्रीय दर पे होती है उसे ही आतंक कहते हैं। जैसे हमने अभी का ही किस्सा देखा, मुंद्रा पोर्ट की बात करें, जिस तरीके से भारी मात्रा में वहां पर ड्रग्स बरामद हुए। यानी किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहां पर कहीं ना कहीं उनके जो युवा धन है उसको इस तरीके भी रास्ते पे ले आओ तो भी देश कहीं ना कहीं कमजोर बन जाएगा कुछ सालों में। क्या लगता है कितना जरूरी, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं अफीम की जो कृषि है वो सबसे ज्यादा होती थी और तालिबानियों की इनकम अब वहीं से होने वाली है। यानी हर देश को खतरा तो है ड्रग्स से। अब नहीं, आपकी बात सही है। आतंकवाद के अनेक प्रकार होते हैं। इसमें आपकी इकोनॉमी को तहस नहस करना, बर्बाद कर देता। जैसे पहले होता था, नकली नोटों का चलन होता था, नकली नोटों को घुसाया जाता था नेपाल की बॉर्डर से, पाकिस्तान की बॉर्डर से, कश्मीर में से। और नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद एक अच्छा काम ये नोटबंदी का हुआ। भले ही लोग इसकी क्रिटिसिज्म करें, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि इसके बाद काफी कुछ बदलाव आया है। और जो ईडी और अन्य जो एजेंसियां हैं, ये सब बादाम के व्यापारी और इसके ऊपर जो कार्रवाई कर रही है दिल्ली में और अन्य अन्य क्षेत्र में, तो उसके कारण भी एक चुनौती तो मिली है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे का पूरा बंद ही हुआ है, क्योंकि ये बंद होना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन उसके ऊपर आप काफी हद तक नकेल कस चुके हैं। दूसरा ये कि एक जो टेररिज्म है वो ड्रग्स का भी है, और ड्रग्स में पहले आप देखिए कि पंजाब एक तो बॉर्डर स्टेट भी है और दूसरा वो समृद्ध स्टेट भी है, जहाँ से बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं, सेना में जाते हैं। तो एक देश की जो डिफेंस कह लीजिए, इकोनॉमी कह लीजिए, उसका बहुत बड़ा आधार पंजाब था। तो उसको उन्होंने सफलता पाई है कि पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। दूसरा ये कि अभी गुजरात टारगेट है। गुजरात एक बीजेपी रूल स्टेट है। बीजेपी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो उसके एक फंडामेंटलिस्ट है उनको वो नहीं पसंद आती है। दूसरा ये भी है कि गुजरात है वो भी एक समृद्ध राज्य है, इकोनॉमी का भी वो बहुत बड़ा पार्ट है। तो उसको इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए और युवा धन को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स उसका बहुत ही ये कर रहे हैं। दूसरा ये कि ड्रग्स यहाँ से पूरे मतलब ये जो अभी का मुंद्रा का है तो वो हैदराबाद की कंपनी ने मंगाया था, ऐसी बातें सामने आ रही है। तो ये पूरा मतलब गुजराती टारगेटेड नहीं है, टारगेट पूरा भारत है। इसको हमें समझना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर काफी 2-3 साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा था कि ड्रग्स का जो हो रहा है और पंजाब को अब छोड़ के अभी गुजरात टारगेट है, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये एक वो जो बॉर्डर का जो मामला है उसको हमको सील करना पड़ेगा, उसको कोई भी करके कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर जो थ्रेट्स है, जैसे कि हम फिल्म और वेब सीरीज में देखते हैं, अभी आप बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज में देखेंगे कि ड्रग्स लेते हुए दिखाए जाते हैं। तो एक तरह से संजू नाम की फिल्म आई थी, वो एक कह सकते कि संजय दत्त को नेगेटिव तौर पर दिखाया गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं संजय दत्त ग्लोरीफाई हुआ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है जिससे युवा दल को ड्रग्स के पीछे धकेला जा रहा है।
और जहाँ तक इंटरनल बात है कि जैसे पान का हो, गल्ला हो, दुकान हो और कुछ अन्य चीजें हो, जैसे अभी केरल में जो एक बिशप है उन्होंने कहा है कि नार्को टेररिज्म चल रहा है। वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो कह रहे हैं कि कुछ कम्युनिटी के लोग वो नार्को टेररिज्म कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके द्वारा जो जिहादी लोग हैं उनके द्वारा जो भी रेस्टोरेंट चलाई जा रही है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की पार्लर चलाई जा रही है उसमें वो धड़ल्ले से ये ड्रग्स का वो व्यापार कर रहे हैं और दूसरी तरह से भी युवाओं को वहां पर जोर कर रहे हैं, मतलब आकर्षित कर रहे हैं ड्रग्स के लिए। तो ये जो कॉलेज के लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स या फिर गर्ल्स को ले लीजिए, तो ऐसे लोगों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, इसको विक्टिम बनाया जा रहा है और उसके रैकेट में भी जोड़ा जा रहा है। तो इसके ऊपर जो अंदरूनी थ्रेट्स है उसको भी आपको नलीफाई करना पड़ेगा, इसको भी नाबूद करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसके बगैर ये सॉल्व नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी उत्पल जी। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी नहीं, जब जो ये ड्रग्स की बात चली रही है तो आई वुड लाइक टू जस्ट पुट इन ए थॉट प्रोसेस। एंड ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं इट्स नॉट इन ए जनरल टर्म्स, बिकॉज फॉर 5 years आई वाज नेवल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द गुजरात स्टेट और 1600 किलोमीटर का जो ये द कोस्ट लाइन एंड 40 ports they were under me. So what I'm saying is from a first hand knowledge. आप ये देखिए जलपा जी, लुक एट इनकी हिम्मत देखिए। We all know कि Durand line between Afghanistan and Pakistan was also known as a golden crescent. And वहीं अफीन और पॉपी कल्टीवेशन वगैरह, पॉपी सीड्स कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ होता था। एंड 1996 to 2001 जो भी कुछ हुआ पूरी दुनिया को मालूम है, और ये दिस इज अवेलेबल इन द लिटरेचर ऑल्सो, ओपन लिटरेचर। So what Taliban is doing and what Pakistan ISI and I know the various terrorist organization, how they are using drugs is no secret. It is already known. What I'm trying to say is that to make this whole operation innocuous, you never, launch an operation from a Pakistani coastline like Gwadar, Pasni, Jiwani, in all these kind of coastline of, which is with Pakistan. You always take a neutral, the country or a neutral port like Iran, Qatar, Bahrain, this kind of nation, and then try to send to a place which in technical parlance it is called landing point. And at landing point there are landing agents which are already inducted into the country, target country, from the earlier days, and they come and receive this entire thing and they make sure that the system is in their pocket, people are bought out, and the whole thing is put into the the transport and it is inducted into the country. But here the whole thing is different. Look at this, 3000 kg ka container comes and lands in a broad daylight in Mundra port. ये इनकी हिम्मत देखिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ हुआ है कि ये ऑपरेशन समाव कुछ गलत हो चुका है, क्योंकि जो आदमी बिक गया था वो उस टाइम पे ड्यूटी पे नहीं था और उसने ये पास नहीं किया और ये सब कुछ बाहर सब एक्सपोज हो गया। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि 3000 kg का कंटेनर ड्रग्स विद ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ का ड्रग्स इस तरह से ब्रॉड डेलाइट में पोर्ट के अंदर आए। It will always go to a unpopulated site like on the Daman-Valsad coastline, Salaya coastline, और वहां लैंड होके वहां से surreptitiously it will be taken out. ये तो तुम्हारे मुंह पे ला रहे हैं और वो पास भी हो रहा था। And if media reports are to be believed, they are saying this is only a drop in the ocean. बाकी तो 8 times more, 3 tons of the drugs has already entered the Indian market. I don't know what is the truth about it. बट ये पूरा सिस्टम खोखला हो गया है क्या? दैट ये जो स्लीपर सेल्स जो माने जाते हैं उन्होंने पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया है कि आज इनकी हिम्मत ये हो चुकी कि ब्रॉड डे लाइट में कंटेनर के अंदर 3000 kg चरस और अफीन और ड्रग्स आर कमिंग ऑन द इंडियन पोर्ट। हाउ इज इट पॉसिबल? देयर इज समथिंग अमिस समवेयर, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। मुझे आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। आई कैन नॉट स्मेल द कॉफी द वे इट शुड बी स्मेलिंग। And the whole, the national security apparatus like DRI, National, the Narcotics Control Bureau, IB, the local police, they all should sit together and they must do serious introspection on this matter. कि इनकी हिम्मत कहां से ऐसी हुई कि
उसमें कंटेनर भर के 3000 केजी ड्रग्स ब्रॉड डे लाइट के अंदर पोर्ट में लैंड हो रहा है। जी जी बिल्कुल। और जब ड्रग्स इतनी भारी मात्रा में आ रहा है तो यानी कि देश के अंदर कितने लोग इसका शिकार हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी जो हैबिटेड हो चुके हैं कहीं ना कहीं। प्रकाश जी, आपकी और आना चाहूंगी, आखिरी सवाल आपसे मेरा आएगा यहाँ पर। प्रश्न यही है कि हम हर मुद्दे की बात कर ले, जैसे आतंकवाद के मुद्दे की बात कर ले, अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जे की बात है, यानी हम अफीम के बारे में बात कर ले। हम कहीं ना कहीं पहले से देख रहे थे, जैसे जब अफगानिस्तान पर तालिबान का जो अटैक हुआ, हर एक जो देश है कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में था कि देखते हैं क्या होता है आगे। अभी हम देख रहे हैं कि सिचुएशन कहीं ना कहीं अभी वहां पर भी उतनी पूरी तरीके से अफगानिस्तान की बात करें तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन अब आई थिंक वक्त आ गया है कि हम कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो अब बना ही लें। और जब इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, इतने सारे देश एकजुट हो रहे हैं, तो बन भी सकता है कि शायद कोई निर्णय भी लिया जाए। क्या लगता है? ये जो बात हुई है अभी 21,000 करोड़ की ड्रग पकड़ाई है, लेकिन इसके पहले जो है चेतावनी सबको दे दी थी कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान घुसा है तो हमारे देश में उधर बेरोजगारी है, अफगानिस्तान के पास कोई व्यापारी नहीं है ड्रग के अलावा, उधर खेती इसकी होती है, तो हमको ध्यान रखना चाहता था। लेकिन जो अभी जो DRI है या ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, फिर जो इधर की एजेंसियां हैं, IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कस्टम है, ये सब जो है ये कहाँ पर चले गए? जो ओरा जी ने बताया कि ये स्लीपिंग लोग हैं या हमारी सिस्टम जो मशीनरी है वो बिगड़ चुकी है। हालांकि हमको चेतावनी दे दी थी कुछ लोगों ने कि भारत देश को यह ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट वो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी बिक चुकी है और विदाउट सरकारी मशीनरी के करप्शन के अलावा या दूसरा कुछ साटा पद्धति हो, तो ड्रग अंदर आती है तो वो कुछ बाहर जाता होगा, गोल्ड जाता होगा और कोई जाता होगा, तो ऐसे साटा पद्धति का भी संदेह होता है। तो हमारे देश की जो ये जो हुद्दे पे लोग हैं उनको पूरा बिना पॉलिटिकल पावर के, जैसे इधर के जो बनासकांठा के मिनिस्टर थे उनके लड़के बड़े कारोबार में पकड़े गए, जो उनके जो इधर से चुने हुए थे, तो ये सब जो पॉलिटिकल पावर है वो भी कहीं पर डिस्टर्ब है और सरकारी मशीनरी है जो ब्यूरोक्रेट्स की वो भी कहीं डिस्टर्ब है या बिक गई है या कुछ हुआ है। मेरे इतना सारा पॉसिबल ही नहीं है। जो ओरा जी के साथ बात के साथ मैं 100% सहमत हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल। यदि मशीनरी बेस्ट है तो ही ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। उसको भी पॉलिटिकल बैकिंग है तो उसको बाहर लाना चाहिए और पॉलिटिकल बैकिंग के सिवाय ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी बिल्कुल। तो दंगल देश का मैं इस चर्चा में आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आज हमारा इस विषय पर मुद्दा था कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो अमेरिकी दौरा है, त्रिपक्षीय बैठक होगी, क्वाड समिट भी होगी, संयुक्त राष्ट्र महासभा भी होगी। यही मौका है कहीं ना कहीं विदेश नीति है वो तय करने में। हम देख रहे थे कि जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था, सब वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, लेकिन शायद अब एक समय आ गया है कि जब एक स्ट्रेटेजी तो हमें कहीं ना कहीं बनानी होगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, मुंद्रा पोर्ट की बात करें, जिस तरीके से भारी मात्रा में ड्रग्स जो है वो बरामद किए गए, कहा भी गया कि कहीं ना कहीं ये तालिबान से कनेक्टेड है, अफगानिस्तान से कनेक्टेड है। अब जब ये मौका मिला है, जब पीएम नरेंद्र मोदी भी जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित भी करने वाले हैं, सही वक्त यही है कि हम अब डिसाइड करें कि अफगानिस्तान के साथ, मतलब तालिबान के साथ हमारे क्या रिलेशन रहेंगे। पाकिस्तान को घेरने का भी ये सही वक्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पर जो ये कब्जा जमाया तालिबानियों ने, उसमें पाकिस्तानियों का कितना सपोर्ट था। चीन की बात करें तो क्वाड समिट में शायद ये भी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं अपनी जो हरकत है उससे बाज नहीं आ रहा है। तो सभी चीजों को देखते हुए यही सही मौका है कि हम
कैसे दूसरे देशों के साथ जो हमारे संबंध है वो सुधारे, कैसे हम वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ व्यापार को भी बढ़ावा दे, क्योंकि जितना ही व्यापार बढ़ेगा उतना अर्थतंत्र भी मजबूत होगा, अर्थतंत्र मजबूत होगा तो देश का विकास तो होना ही है। तो देखना होगा कि आगे ये सारी जो मीटिंग्स है उसमें क्या फैसले होते हैं, क्या हमें फायदा होता है, क्या देश को फायदा होता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।